स्वागत है आपका सरकारी कोचिंग इस यूट्यूब चैनल पर। पिछले कुछ वीडियो से हम जो है छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ रहे हैं और इस क्रम में हमने पिछले वीडियो में जो है ब्रिटिश शासन को पढ़ा था, जिसमें 1818 से लेकर 1830 तक का अध्ययन हमने किया था। 1830 में जब नागपुर का राजा रघुजी तृतीय बालिक हो जाता है तो अंग्रेज और रघुजी तृतीय के बीच संधि होता है और पूरा नागपुर का साम्राज्य किसको सौंप दिया जाता है? रघुजी तृतीय को सौंप दिया जाता है और यहीं से चालू होता है पुनः मराठा शासन। पुनः मराठा शासन और पुनः मराठा शासन की शुरुआत 1830 में हुई, जो 1854 तक चलेगा। और इस पुनः मराठा शासन में नागपुर का जो राजा होगा, नागपुर का जो भोसला राजा होगा वो कौन होगा? रघुजी तृतीय। अब रघुजी तृतीय के अंतर्गत रघुजी तृतीय को जिम्मेदारी आ गई कि वही ही पूरा मराठा साम्राज्य, भोसला साम्राज्य का क्या करेगा? प्रशासन संभालेगा। और इसी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ आता था, तो छत्तीसगढ़ के प्रशासन की जिम्मेदारी भी किसकी आ गई? रघुजी तृतीय की आ गई। और रघुजी तृतीय ने छत्तीसगढ़ में प्रशासन संभालने के लिए जिन लोगों को भेजा वो क्या कहलाए? जिलेदार कहलाए। वो क्या कहलाए? जिलेदार कहलाए। और इन जिलेदार के द्वारा छत्तीसगढ़ का प्रशासन चलाया गया और यही कहलाया क्या? पुनः मराठा शासन। तो इस पुनः मराठा शासन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में टोटल 8 जिलेदार हुए हैं। टोटल कितने जिलेदार हुए हैं? 8 जिलेदार हुए हैं। उन 8 जिलेदारों के नाम हम एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले आए थे कृष्ण राव। कृष्ण राव। दूसरे आए थे अमृत राव। अमृत राव। तीसरे जिलेदार बन के आए थे सदरुद्दीन। सदरुद्दीन, ठीक है। फिर आए थे दुर्गा प्रसाद। दुर्गा प्रसाद। 4 हो गया। 4 पहले कौन कौन से? कृष्ण राव, अमृत राव, सदरुद्दीन, दुर्गा प्रसाद। इसके बाद थे इट्टुक राव। इट्टुक राव, ठीक है। उसके इट्टुक राव के बाद आए थे सखाराम बाबू। सखाराम बाबू। उसके बाद आए थे गोविंद राव। गोविंद राव। और लास्ट में आए थे गोपाल राव। लास्ट में कौन आए थे? गोपाल राव। तो ये टोटल 8 जिलेदार हुए थे पुनः मराठा शासन के अंतर्गत। पहले जिलेदार कौन आए थे? कृष्ण राव। दूसरे आए थे अमृत राव। तीसरे सदरुद्दीन। चौथा दुर्गा प्रसाद। 5वां जिलेदार पर क्या था? इट्टुक राव। 6वें नंबर पे आए थे सखाराम बाबू। 7वें नंबर पे गोविंद राव। और 8वें नंबर पर अंतिम जिलेदार बनकर आए थे कौन? गोपाल राव। तो आपको क्वेश्चन आता है पुनः मराठा शासन के अंतर्गत अंतिम जिलेदार कौन था? तो अंतिम जिलेदार कौन था? गोपाल राव। और प्रथम जिलेदार पूछेगा तो प्रथम जिलेदार कौन था? कृष्ण राव। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। साथ ही याद रखना है सरकारी खजाने में गबन के कारण इस सदरुद्दीन जो जिलेदार था उसको क्या कर दिया गया था? पद से हटा दिया गया था। तो पद से हटाया गया था किसको? सदरुद्दीन को, क्योंकि इसने सरकारी खजाने में क्या किया था? गबन किया था, है ना। और इन्हीं जिलेदारों के द्वारा छत्तीसगढ़ में रघुजी तृतीय जो है प्रशासन संभाल रहे थे। और इन्हीं जिलेदारों के समय ही 1831 में रघुजी तृतीय ने छत्तीसगढ़ में सती प्रथा का अंत किया था, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 1831 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था किसने? रघुजी तृतीय ने। सती प्रथा पर प्रतिबंध। सती प्रथा पर प्रतिबंध छत्तीसगढ़ में कब लगाया गया था? तो 1831 में लगाया गया था। और किसके द्वारा लगाया गया था? तो रघुजी तृतीय के द्वारा लगाया गया था। क्लियर है। इसके समय जो है धमधा के गोंड राजा ने और साथ ही बरगढ़ के राजा ने भी क्या किया था? विद्रोह किया था। लेकिन रघुजी तृतीय ने उनके विद्रोह को क्या कर दिया? शांत कर दिया। तो इसके समय किसका विद्रोह हुआ था? धमधा के राजा का विद्रोह हुआ था, या जमींदार बोल सकते हैं। और इसी के समय बरगढ़ के भी राजा या जमींदार ने क्या किया था? विद्रोह किया था। परंतु रघुजी तृतीय ने इन सब के विद्रोह को क्या कर दिया? शांत कर दिया। क्लियर है। तो इस तरह रघुजी तृतीय जो है इन जिलेदारों के माध्यम से छत्तीसगढ़ में प्रशासन चला रहे थे कि 1854 में रघुजी तृतीय की क्या हुई? निसंतान मृत्यु हो गई। 1854 में मृत्यु हो गई। और मृत्यु भी कैसे हो गई? निसंतान। निसंतान मतलब इनका कोई बाल बच्चा नहीं था, है ना। रघुजी तृतीय का कोई बच्चा नहीं था। तो इसी समय लॉर्ड डलहौजी भारत के क्या थे? वायसराय थे। लॉर्ड डलहौजी ये भारत के वायसराय थे, गवर्नर जनरल थे। भारत के गवर्नर जनरल थे। और इनकी एक नीति चल रही थी जिसका नाम था
हड़प नीति। क्या नाम था? हड़प नीति। और इस हड़प नीति के तहत ये था कि जिस साम्राज्य का राजा निसंतान हो जाता था, निसंतान उसकी मृत्यु हो जाती थी, तो उस साम्राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया जाता था। किस नीति के तहत? हड़प नीति के तहत। क्लियर है? तो इस तरह जब 1854 में रघुजी तृतीय की निसंतान मृत्यु हुई तो पूरा मराठा साम्राज्य या बोल सकते हैं नागपुर का भोसला साम्राज्य, ये कहां चला गया? ब्रिटिश साम्राज्य में चला गया। किसमें चला गया? ब्रिटिश साम्राज्य में चला गया। और इसी के अंतर्गत आता था कौन सा? छत्तीसगढ़। इसी के अंतर्गत क्या आता था? छत्तीसगढ़ आता था। तो छत्तीसगढ़ में भी चालू हो गया क्या? ब्रिटिश शासन। छत्तीसगढ़ में भी क्या चालू हो गया? ब्रिटिश शासन। ठीक है। और ब्रिटिश शासन जो है 1854 में छत्तीसगढ़ में क्या हो गया? लागू हो गया। और इस ब्रिटिश शासन के तहत अब क्या किया गया? ब्रिटिश शासन आ गया। तो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जो शासन संभालना है तो उसके लिए नई प्रथा की शुरुआत की गई। जैसे हमने देखा था कि इससे पहले भी जो ब्रिटिश शासन आया था मराठाओं के समय, तो उसमें जो है क्या किया गया था? नागपुर में रेजिडेंट की नियुक्ति की गई थी। और जो छत्तीसगढ़ में प्रशासन संभालने आए थे उनको क्या कहा गया था? पुलिस ब्रिटिश अधीक्षक कहा गया था। लेकिन अब जो ब्रिटिश शासन चालू होगा इसमें नागपुर में एक कमिश्नर की नियुक्ति की गई। नागपुर में किसकी नियुक्ति की गई? कमिश्नर। नागपुर में नियुक्ति की गई कमिश्नर। ठीक है। और पहले कमिश्नर का नाम था मेंसर। पहले कमिश्नर का नाम क्या था? मेंसर। ठीक है। और इस नागपुर के अंतर्गत जितने क्षेत्र थे, जैसे छत्तीसगढ़ एक क्षेत्र था, तो छत्तीसगढ़ में प्रशासन संभालने के लिए जिनकी नियुक्ति की गई वो कहलाए डिप्टी कमिश्नर। वो क्या कहलाए? डिप्टी कमिश्नर। ठीक है। और छत्तीसगढ़ में जो पहला डिप्टी कमिश्नर बन के आया उसका नाम था चार्ल्स सी इलियट। चार्ल्स सी इलियट। ठीक है। चार्ल्स सी इलियट जो है ये छत्तीसगढ़ के क्या बन के आए? पहले डिप्टी कमिश्नर बन के आए। और अब ये आपको क्वेश्चन आता है कि छत्तीसगढ़ के पहले डिप्टी कमिश्नर कौन थे? तो कौन थे? चार्ल्स सी इलियट, है ना। अब ये चार्ल्स सी इलियट जो छत्तीसगढ़ आएंगे तो 1 फरवरी सन 1855 1 फरवरी सन 1855 1 फरवरी सन 1855। देखो छत्तीसगढ़ का प्रशासन पूरा कौन संभाल रहा था? अभी गोपाल राव संभाल रहा था जो अंतिम जिलेदार था। इसी के समय जो है जो रघुजी तृतीय है उसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो ये छत्तीसगढ़ का पूरा लेखा जोखा रख रहा था। तो अब ये छत्तीसगढ़ का पूरा लेखा जोखा किसको देगा? चार्ल्स सी इलियट को। तो चार्ल्स सी इलियट ने छत्तीसगढ़ में अपना कार्यभार कब संभाला? 1 फरवरी 1955 को। इसलिए कई बुक में ये ब्रिटिश शासन या चार्ल्स सी इलियट का कार्यकाल 1855 से दिया रहता है। तो 1854 में जो छत्तीसगढ़ है वो ब्रिटिश शासन में गया। लेकिन ब्रिटिश शासन का जो व्यक्ति था जो छत्तीसगढ़ में प्रशासन संभालने आया, जो डिप्टी कमिश्नर बन के आया चार्ल्स सी इलियट, इसने छत्तीसगढ़ का कार्यभार कब से संभालना चालू किया? 1 फरवरी 1855 से संभालना चालू किया। तो पूरा चार्ज अब किसके हाथ में आ गया? छत्तीसगढ़ का चार्ल्स सी इलियट के हाथों में आ गया। और इसने देखा कि छत्तीसगढ़ बहुत बड़ा है तो अकेले नहीं संभाल सकता, इसलिए इसने क्या किया? सहायक डिप्टी कमिश्नर का नियुक्ति किया। सहायक डिप्टी कमिश्नर। तो 2 लोग को सहायक डिप्टी कमिश्नर बनाया, एक बिलासपुर क्षेत्र के लिए और एक रायपुर क्षेत्र के लिए। बिलासपुर क्षेत्र के लिए और रायपुर क्षेत्र के लिए। तो बिलासपुर क्षेत्र के लिए इसने सहायक डिप्टी कमिश्नर बनाया किसको? जो अंतिम जिलेदार था कौन? गोपाल राव को। तो गोपाल राव को इसने सहायक डिप्टी कमिश्नर बनाया बिलासपुर का। और एक नया व्यक्ति था मोबिल उल हसन, इसको रायपुर क्षेत्र का क्या बनाया? सहायक डिप्टी कमिश्नर बनाया। और इस तरह से अब जो है छत्तीसगढ़ में प्रशासन संभालेगा कौन? चार्ल्स सी इलियट। और इसी चार्ल्स सी इलियट ने अपने शासनकाल के दौरान 1855 में आ गया। तो 1855 में इसने आया तो देखा कि छत्तीसगढ़ में क्या चल रहा है? मराठों का नागपुरी रुपया चल रहा है। तो मराठाओं के नागपुरी रुपया को बंद करा था 1854 में। नागपुरी रुपया का क्या कर दिया? नागपुरी रुपया को बंद करके इसने छत्तीसगढ़ में किसकी शुरुआत की? ब्रिटिश रुपया की शुरुआत की। किसकी शुरुआत की? ब्रिटिश रुपया की क्या की? शुरुआत की। तो छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश रुपया की शुरुआत किसके द्वारा किया गया? चार्ल्स सी इलियट के द्वारा किया गया। और कब किया गया? तो 1854 में। इसने देखा कि पूरा छत्तीसगढ़ जो है किसमें बटा हुआ है? परगनों में बटा हुआ है। याद करो कलचुरी वंश में जो है छत्तीसगढ़ गढ़ों में बटा हुआ था, मराठा काल में परगनों में बटा हुआ था। उसके बाद जब
अप्रत्यक्ष ब्रिटिश काल आया है ना, तो उसमें किसमें बटा था, परगनों में ही बटा था। और अभी जब पुनः मराठा शासन आया उसमें भी छत्तीसगढ़ किसमें बटा था, परगनों में बटा हुआ था। तो इसने एक नई प्रथा की शुरुआत की और छत्तीसगढ़ में तहसील प्रथा लागू किया और 3 तहसीलों का निर्माण किया। तो 1856 में इसने क्या बनाया, तहसील बनाना चालू किया, तहसील प्रथा लागू किया। और कितने तहसील बनाए, 3 तहसील बनाए। तो पहला तहसील बना रायपुर, दूसरा बना रतनपुर और तीसरा धमतरी। तो 3 तहसील छत्तीसगढ़ में पहले कौन कौन से बने, रायपुर, रतनपुर और एक बना कौन सा, धमतरी। ठीक है, तो तहसील प्रथा की शुरुआत छत्तीसगढ़ में कब हुई है, तो 1856 में हुई है। और कितने तहसील बने शुरुआत में, तो 3 तहसील बने थे, रायपुर, रतनपुर और कौन सा, धमतरी। रायपुर, रतनपुर और धमतरी। उसके बाद 1 साल बाद जो है तहसीलों की संख्या को बढ़ा दी गई और तहसीलों की संख्या टोटल कर दी गई 5। तहसीलों की संख्या जो है 1857 में कितना हो गया, 5। यही 3 पहले थे, कौन कौन सा, रायपुर था, रतनपुर था, कौन सा था, धमतरी। ये 3 पहले के थे और 2 नए बने, एक धमधा को बनाया गया और एक किसको बनाया गया, नवागढ़ को। एक किसको, धमधा को, और एक किसको बनाया, नवागढ़ को तहसील बनाया गया। इस तरह छत्तीसगढ़ में तहसील प्रथा की क्या हो गई, शुरुआत हो गई। अन्य क्षेत्रों में भी तहसील प्रथा का शुरुआत हो गया था। और इसी बीच ब्रिटिश लोगों ने आसपास के और क्षेत्रों को जीत लिया था, बरार को भी जीत लिया था। तो इन सबको मिलाकर 1861 में एक नए प्रांत का गठन किया गया 1861 में, जिसका नाम रखा गया सेंट्रल प्रोविजन बरार। 1861 में किसका गठन किया गया, सेंट्रल प्रोविजन बरार का गठन किया गया। सेंट्रल प्रोविजन बरार का गठन किया गया और इसी सेंट्रल प्रोविजन बरार के अंतर्गत छत्तीसगढ़ क्षेत्र में 3 जिले बनाए गए। छत्तीसगढ़ क्षेत्र में 3 जिले बनाए गए। एक बनाया गया बिलासपुर को जिला, दूसरा बनाया गया रायपुर को जिला और तीसरा बनाया गया संबलपुर को जिला। और इन्हीं तीनों जिलों को मिलाकर 1862 में छत्तीसगढ़ को क्या घोषित किया गया, संभाग घोषित किया गया। ठीक है, इसी तीनों जिलों को मिलाकर 1862 में सेंट्रल प्रोविजन बरार के अंतर्गत इस छत्तीसगढ़ को क्या घोषित किया गया, संभाग का दर्जा दिया गया, संभाग घोषित किया गया। और साथ ही 1862 में रायपुर कमिश्नरी की स्थापना की गई। रायपुर कमिश्नरी की स्थापना की गई। ठीक है, जैसे कमिश्नर कहां बैठता था, पहले नागपुर में बैठता था, लेकिन 1862 से अब कमिश्नर जो है कहां बैठेगा, रायपुर में बैठेगा। तो रायपुर कमिश्नरी की शुरुआत कब से की गई, 1862 से की गई। इसी 1862 में चार्ल्स क्लियर के द्वारा ही जीई रोड का क्या किया गया था, निर्माण किया गया था कलकत्ता, है ना, ये जो है नागपुर से संबलपुर के बीच, जिसको आज हम लोग जो है नेशनल हाईवे नंबर 53 के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस तरह धीरे धीरे छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश सत्ता लागू होने लगी और पूरे छत्तीसगढ़ में जो है ब्रिटिश साम्राज्य क्या हो गया, लागू हो गया। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में जो है इस तरह से पूरा ब्रिटिश साम्राज्य क्या हुआ, लागू हुआ। और इस ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार पूरे भारत देश में हुआ और इस ब्रिटिश साम्राज्य को हटाने के लिए भारत में लड़ी गई पहली लड़ाई कहलाती है 1857 की क्रांति। और उस 1857 की क्रांति के समय हमारे छत्तीसगढ़ में भी कुछ क्रांति, कुछ विद्रोह घटित हुए थे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। उसको जानेंगे हम अगले क्लास में, अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।